बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। वीकेंड के बाद आप तैयार होंगे मंडे को नई एनर्जी के साथ अपने वीक का आगाज़ करने के लिए। मंडे को नई एनर्जी के साथ आगाज़ करना, ये मैं कहती हर बार हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जी। मंडे ब्लूज़ जो होते हैं ना, ये बड़े बेजर आपको हिट करते हैं जब आपने लॉन्ग वीकेंड गुजारा। और अगर आपका वीकेंड अच्छा गुजरा तो उसके बाद तो मंडे वैसे ही आपको थोड़ी अपनी जो एनर्जी है वो बहाल करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें कि अपनी एनर्जीज़ को बहाल रखते हुए वीक का नई एनर्जी के साथ जो आगाज़ करे जाए। लेकिन जी वीकेंड कुछ हैपनिंग रहा, वो इस तरह से हैपनिंग रहा कि पीटीआई हफ्ते के रोज़ लाहौर में जलसा करने में कामयाब हो गई। वक्त ख़त्म होते ही जी पुलिस ने जलसा तो ख़त्म करा दिया और अली अमीन गंडापुर जो काफ़िला लेकर आ रहे थे लाहौर, बल्कि पहुंच भी गए, लेकिन उनकी आमद पर ही जो कह लें अगर जलसा बंद हो गया और वो जलसे से खिताब ना कर सके। गुज़िश्ता रोज़ जी वीडियो बयान में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि बार बार माफ़ी की बात हो रही है, माफ़ी किससे मांगूं और क्यों मांगूं। साथ ही उन्होंने आइंदा इतवार को मियाँ वाली में जलसा करने के हवाले से भी कह दिया है। इसके साथ साथ जी यरूशलेम पोस्ट में शाया आर्टिकल पे भी बात करेंगे, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई इजराइल के हामी और हम ख्याल हैं। कॉलम में ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने इजराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की, लेकिन अंदरूनी खाना इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए वो कायल है। दूसरी जानिब जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 8 जजेस की जो वजाहती ऑर्डर के हवाले से रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस ने नज़रसानी दरख्वास्त मुकर्रर हुए बगैर जजों की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से एक ख़त में 9 सवाल पूछे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत पर वजाहत की भी इस्तदा की गई है। और इसके साथ साथ जी अदालत वाजे का है, उस खत में लिखा गया है कि अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। इस सारी सूरत हाल पे बात कर लेंगे और सबसे पहले तो पीटीआई के जलसे पे बात करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे मेरा शो नहीं होता, लेकिन हम आज इस पे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुल साहब, सबसे पहले तो पीटीआई का जलसा बिलाखिर हो गया। बड़ी बेचारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं बेचारे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी कोशिशें वो कर रहे थे और जितनी उनको उन्होंने बयानबाजी की हुकूमत के साथ, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश की और बहुत एंड मोमेंट के ऊपर टाइम बाउंड किस्म का उनको जलसा कहा गया जी कि उनके पास 2 से 6 बजे तक का टाइम है, वो उसमें जलसा कर सकते हैं। आपको लगता है ये रियलिस्टिक टाइम था एक जलसे के लिए? और उसके बाद जिस तरह से वो इतराज़ कर रहे हैं कि उनको पहुंचने में भी खासी उनके कारकुनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, तो अब मेरा ख्याल है मामूल बन गया है, सबको इस बात से समझौता कर लेना चाहिए इस हकीकत से कि पीटीआई जो भी करना चाहेगी उसकी राह में इंतज़ामी कानूनी हर किस्म की रुकावटें खड़ी की जाएंगी और उन रुकावटों पे सफर होके फिर हुक्मरान जो हुकूमती वज़रा हैं वो शोर शराबा मचाएंगे, देखें जी इनका तो जलसा नहीं हो सका, लोग ये नहीं ला सकते। तो एक मामूल बन गया है। और अब देखिए 44 उन्होंने शराइत लगा के उन्हें कहा कि हाँ, और साथ में फिर शहर की छाप में बड़े बड़े कंटेनर रुकावटें लगा के जी आए जी जलसा। उसके बावजूद लोग पहुंचे, उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर भी जैसे आपने कहा वो पहुंच गए, लेकिन वो आके उन्होंने सलाम किया और अपना वादा पूरा करके फिर वापस चले गए। अलबत्ता गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि वो उनको ये कहा गया था कि अटक के पार आप पैर रख लें तो फिर आप देखेंगे कि कहाँ पे होंगे। तो अच्छी बात है, ना तशद्दुद हुआ, ना गिरफ्तारियां आम लोगों की अलबत्ता बहुत हुई। उसका जो अफसोसनाक पहलू है जो तमाम मीडिया की नज़र से ओझल हो जाता है, और ख़ास तौर पे वो ज़रा इब्लाग जो कि मुकम्मल तौर पे हुकूमती बयानी के साथ हम आहंग हैं। उसका ये मतलब है कि पहले एक पीटीवी होता था
अब 20-25 पीटीवी हो गए हैं, और उसमें जो हकीकत गुम हो जाती है वो ये कि एक शर्त जो रखी गई जलसे के लिए कि इसमें इश्तिहारी मुजरिम कोई शरीक नहीं हो। दूसरा ये, साथ ही ये हुक्म दिया गया कि 3839 इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं 9 मई के हवाले से, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप चूंकि लाहौर में रहती हैं, शायद आपने भी कोई कहानी सुनी हो, हमने तो बहुत कहानियां सुनी हैं कि 9 मई की आड़ में पुलिस को जो ब्लैंक चेक दिया गया, उसकी वजह से लाखों नहीं तो कई हजार घराने बड़े बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, क्योंकि पंजाब की पुलिस बदनाम तरीन पुलिस है पाकिस्तान में, और वो हर मौका तलाश करती है कि किस तरीके से एक एफआईआर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम डाला जाए। अब जो उनको कहा गया कि जी आपने 9 मई के हवाले से किसी को छोड़ना नहीं है, तो बड़े गरीब लोग थे, रेडी वाला है, ठेले वाला है, दुकानदार है छोटा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ के उन पे मुकदमे बनाए, फिर उनसे मुलाकात के लिए पैसे लिए, ये भी कहा कि फलां वकील से आप अपना मुकदमा जमानत करवा लें, आपकी जमानत यकीनी हो जाएगी। तो वही इख्तियार अभी 2 दिन पहले दोबारा पुलिस को दिया गया, यानी पुलिस को एक बार फिर कहा गया कि जितने आपने पैसे बनाने हैं बना लें। और ये हमारे सियासतदान, चाहे वो जिस पार्टी से भी हैं, इस बात का एहसास नहीं करते हैं कि उनके चाहने वाले, उनके लिए जान देने पे आमादा लोग इनकी गलतियों से कई मरतबा एक ख़त्म ना होने वाली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो हमें उन मसाइल पे भी ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि जो जलसे से जुड़ी होती हैं, जलसे की इजाज़त से, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म असर है वो आम लोगों पे पड़ता है। डेफिनेटली। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, आपने खुद कहा कि हुकूमत तो कह रही थी जी हमने कोई रुकावटें खड़ी नहीं की, लोग रोड्स खुली थी, लोग इजीली आ सकते थे। आपके मुताबिक जलसा कैसा था जी, जिस पे तहरीक इंसाफ कह रही थी कि बड़ा हम पावर शो करने वाले हैं? आपके मुताबिक लोग इकट्ठे हुए और अच्छे तरीके से इकट्ठा करने में कामयाब हुई तहरीक इंसाफ? देखिए, किसी के हाथ पांव बांध दिए जाएं, रास्ते में मुख्तलिफ जगह पे रुकावटें खड़ी कर दी जाए, फिर कर दिया जाए, तो उस पे पावर शो जिसका बुनियाद असल पावर शो नहीं हो पाता, क्योंकि आप पे कदगन इतनी ज्यादा लग जाती है। उसके बावजूद बेशुमार गरीब लोग, मुझे हमें नहीं पता, हम चूंकि बराह रास्त मनाजिर नहीं देख सके, इस किस्तों में हमने देखे पूरी पार्टी के उस पे चैनल पे, तो वो जो पंडाल उनको दिया गया वो पंडाल उन्होंने भर दिया। अब इस पे अगर कोई कहे कि 4000 लोग आए, 2000 लोग आए, तो वो शायद बेवकूफ़ों की जन्नत रहते हैं, उसको कहते हैं एक इनकार की कैफियत है, स्टेट ऑफ डी। तो हकीकत को आप महज बयानात के जरिए तब्दील नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो यरूशलेम पोस्ट में आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें बानी पीटीआई के इजराइल से के हामी और हम ख्याल होने के वाले से बड़ी ख़बरें आ रही हैं, आज अखबार में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़बरें लगी हैं, और जो इजराइली मीडिया में आर्टिकल शाया हुआ है इस पे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, जिस पे बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि खान साहब को इस आर्टिकल के हवाले से वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि वाकई वजाहत की ज़रूरत नहीं है? ये तो कल जिस अंदाज में इस एक आम ओपिनियन पीस है, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम आप अखबारों में लिखते रहते हैं, इस किस्म का इजहार उन्होंने किया है। कोई रिचर मेरा ख्याल है उसका नाम है, और उसको इस तरह से पेश किया गया कि जैसे वो कोई इसराइली हुकूमत का तर्जुमान है या कोई इसराइली बाशिंदा है जिसने ये आर्टिकल लिखा है। अब हसन इकबाल साहब, बड़ा अफसोस हुआ उनकी बातें भी सुन के कि वो ख़ुद को डॉक्टर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन वो भी अगर उसी नोयत की बातें करनी शुरू करते जो कि एक ज़िला काउंसिल का मेंबर करता है, या फिर शर्जील मेमन साहब करते हैं, या वो कोई पटेल साहब हैं जो
तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तानी माशरा कितना गिर गया है। वो इसलिए कि हैरी रिचर्ड जो जिसने आर्टिकल लिखा है, नंबर 1 वो एक बरतानवी शहरी है, नंबर 2 वो एक पॉलिसी एनालिस्ट है और पॉलिसी एनालिस्ट मज़ामीन लिखते रहते हैं। नंबर 3 उस मजमून में एक लफ्ज़ है रीसेंट इलेक्शंस। रीसेंट इलेक्शंस का तो ये मतलब ये होता है कि कल परसों 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुए हैं, तो वो इलेक्शन हमारा तो आपको पता है कि 8 फरवरी को हुआ है, उसको 8 महीने हो गए हैं उन इंतखाबात को। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना मिसप्लेस्ड है। उससे जो तासुर जो मुझे जो शक पड़ा है वो ये कि ये जो भी साहब हैं इनको किसी ने ब्रीफ किया इस अंदाज में किसी मौके पे। अब मालूम नहीं कि असल में ये आर्टिकल कब लिखा गया, लेकिन इंतहाई कोई बेवकूफ़ शख्स होगा अगर वो इमरान खान का हामी हो, सपोर्टर हो, उसके लिए सपोर्ट मोबिलाइज करना चाहता हो और वो ले दे के जाके द इसराइल टाइम्स या जेरूसलम पोस्ट में उसके हक में आर्टिकल लिखवा, क्योंकि कोई अक्ल का अंधा होगा जो ये काम करेगा ऐसे हालात में जबकि सबको पता है कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के अवाम के बहैसियत मजमूई जज्बात इंतहाई मनफी हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, इन लोगों को जो इसमें शर्जील मेमन थे, एहसन इकबाल थे, मेरा ख्याल राना तनवीर हुसैन भी थे, मरियम औरंगजेब भी थी, मैं देख रहा था सारी स्क्रीनों पे, इन्होंने बार बार ये उसको इस अंदाज में पेश किया कि इमरान खान इसराइल का हिमायती साबिक वज़ीर आज़म हमारे। तो मैं उन्हें कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ इन सबको कि जनरल बाजवा ने हमें बताया, और उसमें हामिद मीर भी थे, उसमें और भी बड़े सहाफ़ी थे, और उन्होंने कहा कि हमें इसराइल के साथ किसी न किसी हैसियत में ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि हम कोई फ़लस्तीनियों के मामे तो नहीं लगे हुए हैं कि हर वक्त हम इसराइल के साथ हालत जंग में रहेंगे। दूसरे इस्लामी ममालिक उनके साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों को फिर चाहिए कि आज बैठ के जनरल बाजवा के खिलाफ ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर गवाहान को बुलाएं जिनके सामने जनरल बाजवा ने ये बात की थी, और उनसे फिर पूछें, उनके ऊपर फिर उनकी पार्लियामेंट में उनको बुलाएं। मतलब उसूली तौर पे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना, चाहे वो भारत है, इसराइल है, चाहे शाम है, मिस्र है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उन ताल्लुकात को जब उस्तवार करने के लिए उसको एक वेपन के तौर पे या उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करें अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, तो ये फिर एक इंतहाई घिनौना जुर्म है, मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, जो दोबारा से आऊँगी तहरीक इंसाफ के ऊपर, और ये जो जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बार बार कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगें, तो वो कहते हैं मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, क्यों माफ़ी मांगूँ, और फिर अब उन्होंने मियाँ वाली में जलसे के हवाले से भी कह दिया है। तो ये माफ़ी ना मांगना और हुकूमत बज़िद है कि वो माफ़ी मांगे, कहीं कल उनको जिस तरह से वो पहुँचे हफ्ते के रोज़ जलसे पे और ख़िताब का मौका नहीं मिला, जो भी मुश्किलात थी, आपको लगता है उसी सिलसिले में अवॉइड कराया गया, या वाकई वो लेट पहुँचे और जलसा ख़त्म था तो इस वजह से नहीं हुआ, या ऑन पर्पस इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि वो ख़िताब ना करें? देखिए, अव्वल तो बात यह है, मेरा ख्याल हमें इस पर अब मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए कि ये सियासी जलसा था, और वो भी पाकिस्तान में किसी 4-5 स्टार होटल में सेमिनार नहीं था जहाँ पे टाइम दिया होता है कि आपने 4 बजे आना है और 4 से 6 बजे तक ये इवेंट होना है, या कोई शादी की तकरीब नहीं है किसी मार्की में या होटल में जो जहाँ पे लिखा होता है कि 3 से शाम 7 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक आपको ये स्पेस अवेलेबल होगा। ये तो इंतहाई इसको कह मज़ाक़ खेज़ किस्म की एक शर्त है एक सियासी जलसे के लिए, जिसके लिए लोग
दूर दराज से, खुद पंजाब के अंदर से लोग 8-8 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे पहुँच रहे थे, 6 घंटे का, 8 घंटे का। और अब ये कहें कि जी आप 3 बजे जलसा शुरू करें और 6 बजे ख़त्म कर दें, फिर लाइटें ऑफ कर दें, तो ये एक भोंडा मजाक है। और उसकी इजाज़त नामे के नाम पे भी बिल्कुल एक कलंक का टीका है, मैं समझता हूँ। तो उस हवाले से कोई जो मर्जी कहता फिरे, हकीकत यह है कि आप शराइत से भरपूर इजाज़तनामे दे के, आप बिजली बंद करके, रास्ते बंद करके, किसी के लोगों के ज़हनों से वो नज़रिया या वो जज्बा नहीं निकाल सकते हैं जिसके लिए वो 10-10 घंटे तक भी सफ़र करने के पे आमादा हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी गुल साहब, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर 8 जजेस की जो वजाहती ऑर्डर के हवाले से रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर वजाहत तलब की है। इस ख़त के हवाले से और तहरीक इंसाफ ने मज़ीद टाइम मांगा है, क्या कहेंगे? देखिए, जस्टिस काजी फजील साहब ने ये जो 9 सवाल उठाए हैं, इन्होंने वही तरीक़ेकार इख्तियार किया है जो इन्होंने उस वक्त उठाया था जब इनसे और इनके अहले खाना से लंदन में इनकी जायदादों की मनी ट्रेल मांगी थी। इनसे ये सवाल पूछा था कि आप ये पैसे पाकिस्तान से लंदन आपने कैसे पहुंचाए। तो उस मौके पे काजी फजील साहब ने एक दिफाई पोजीशन ये इख्तियार की कि आप पहले तो ये बताएं कि आपने ये मालूमात मेरी जायदाद के हवाले से जायज़ तौर पे हासिल की हैं, ये तो नाजायज़ तरीके से आपने तमाम मालूमात मुझ तक पहुंचाई हैं। तो उस वक्त उन्होंने टेक्निकल झमेलों में फंसा दिया था उस वक्त के FBR को, शहजाद अकबर को, और फिर तमाम जज भी उसमें शामिल हो गए थे कि जी आप जज से उसके अहले खाना की मनी ट्रेल के हवाले से नहीं पूछ सकते। हाँ, सियासतदानों से पूछ सकते हैं, बुशरा बीबी और जो भी दूसरे जितने भी सियासतदान हैं आपके मुखालिफ, उनकी बीवियों के अलीमा खान, उनके मनी ट्रेल के हवाले से आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन काजी फैज़ीसा साहब के हवाले से नहीं। अब इसी नौयत के सवालात उन्होंने बड़े बुनियादी किस्म के कि जी ये कॉज लिस्ट किधर थी, ये कौन से कमरे में इजलास हुआ था जो जजों ने इस पे फैसला किया, और इसके नोट्स किसने लिए थे। तो वो टेक्निकल सवालात जो उन्होंने उठाए हैं, उनका आई थिंक वो तरीक़ाकार यही रहा है कि आप अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक केस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा गुल साहब, अभी हमने देखा पिछले दिनों में जो आइनी तरमीम के हवाले से बड़ी हलचल रही और मौलाना साहब पहले उनको मनाने की कोशिशें की गई और बिलावल भुट्टो को भी जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद बिलावल भुट्टो भी कहीं ना कहीं इस बात पर मौलाना उनको कन्विंस कर पाए, लेकिन अब मौलाना की जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है कि अब ये जो अमेंडमेंट्स वाला मामला है उसमें तो वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी अभी तो हम काम कर रहे हैं, आइंदा आने वाले सालों में हम जलसे या इस तरह की रैलियां निकालेंगे जिससे हम अपनी कैंपेन को करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं। लेकिन मौलाना के मुताबिक जो आइनी तरमीम का मामला है उस पर ही हुकूमत ने होमवर्क नहीं किया था और ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस नहीं की गई। तो फिर ये कौन सा काम है जिस पे मौलाना ने ये रद्द अमल दिया है और वो कह रहे हैं कि जी अब हमारा स्टांस क्लियर है कि अब इलेक्शन ही चाहिए हमें? देखिए, इस पे मेरा ख्याल है ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे अटॉर्नी जनरल जो मंसूर साहब है, मुझे भी नाम एकदम ज़हन से निकल गया है, और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा जो कि नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है, आज़म नज़ीर तारड़, इन तमाम के जो असातिज़ा हैं कानून के, वो बड़ी परेशानी में होंगे कि इन्होंने हमसे कानून की हुक्मरानी की, हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ की, सिविलियन बालादस्ती की तालीम हासिल की थी, लेकिन ये जो कानून साजी कर रहे हैं उससे तो सिविलियन बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को मज़ीद कचोके लग रहे हैं। तो बड़े किस नौयत के, किस किस्म के ये शागिर्द निकले हैं हमारे। तो
मौलाना सही कहते हैं, अब मालूम नहीं किस हद तक वो अपने मौक़िफ़ पे अभी कायम रहते हैं कि होमवर्क बुनियादी तौर पे नहीं हुआ था और ये कोशिश थी अदलिया को मुकम्मल तौर पे काबू करने की, और जो कि काफ़ी हद तक हो भी चुकी है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया और जिस अंदाज में काबीना में उस डिस्कस हुआ, उसके बाद सदर साहब ने उस पर फ़ौरन दस्तखत भी कर दिए, तो उससे साबित ही हो रहा है कि हुकूमत, असल हुकूमत इस वक्त तुली हुई है हर सूरत में अपनी मर्ज़ी के जज, अपनी मर्ज़ी की अदलिया और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए। अब मौलाना फजल रहमान उसका साथ न दें या न दें, वो मेरा ख़्याल है अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। इस वक्त ट्रेंड जो चल रहा है, जो रुझान है, वो यही है कि हमने हर कीमत पे अपना काम करना है। लॉ और नो लॉ, आइन और नो आइन, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह है अपनी मुफादात, अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाना और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान को आगे ले जाना। उसके लिए हम कुछ भी करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये वो मैसेज है जो हमें इस वक्त हुक्मरान जमात की तरफ से आ रहा है। दैट्स अनफॉर्चुनेट। अच्छा, चूँकि गुल साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी आप बड़ी दस्तरस रखते हैं, मैं चाहूँगी ये जो कल सवात में मालूम जब्बा रोड के ऊपर 10 मुल्कों से ज़ायद सफ़ीरों के काफ़िले के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें एक एहलकार भी शहीद हुए हैं और 4 ज़ख्मी भी हुए हैं। दो कि हम फ़ौरन उस पर बात भी कर रहे हैं, हमारी कोशिशें भी हैं। इसमें जो 10 ममालिक के एम्बेसडर्स का होना है, और जिसमें रूस है, वियतनाम है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, पुर्तगाल है, ये मंगोरा से मालम जब्बा जा रहे थे और इस कॉन्वॉय के ऊपर अटैक होना एक अलार्मिंग बात तो है। देखिए, उसमें टीटीपी की तरफ से एक बयान आया है। उन्हें कहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और ये खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई हो सकती है। अब ये टीटीपी का कहना है, हमें इस हवाले से कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ है बहुत अफसोसनाक है और इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठते हैं, न सिर्फ मकामी इंतज़ामिया पे बल्कि हमारी उन तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे जिन्होंने वैसे तो नाक में दम कर रखा है आवाम का, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो कोई न कोई धमाका हो जाता है। कभी चाइनीज़ मारे जाते हैं, कभी दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों पे इस तरह उनको एक, और ये कोई मैं नहीं समझता कि बराह रास्त हमला था, एक डराने की कोशिश थी और मकसद ये था कि मुल्क से बाहर खबर ये जाए कि पाकिस्तान में इवन मुसलमान मुल्कों के जो सफ़ीर हैं वो भी महफूज नहीं हैं। लिहाजा बड़ा ज़रूरी हो गया है हमारे तमाम तर जो मुक़्तदर हल्के हैं, हुक्मरान हल्के हैं, उन्हें इस बात पे पहुंचना होगा कि सिर्फ एक पार्टी के पीछे, एक शख्स के पीछे पड़े रहने की बजाय हमारी जो इक़्तिसादी और सियासी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आईपीपीज़ का मामला ख़बरों के अंदर है और 5 बिजली कंपनीज़ को हुकूमत की तरफ से जो कह लें एक वार्निंग भी जारी की गई है। आईपीपीज़ की जानिब से जी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें तो उस पर मनफी असरात के हक़ाइक़ सामने आने लगे हैं और इन कंपनीज़ ने हुकूमत पाकिस्तान से बग़ैर बिजली पैदा किए अरबों रुपये वसूल भी किए हैं, जिसके नतीजे में गलत मुआहिदात का जो खमियाजा है वो अवाम भुगत रहे हैं और अभी तक भुगत रहे हैं। आईपीपीज़ ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में महंगे विंड प्लांट्स की ओवर
इन्वॉइसिंग की, जबकि मुल्की कोयले के ज़खायर के बावजूद बिजली पैदा करने के लिए जो दरामदी फ्यूल है इस पर इन्हिसार किया जा रहा है और दरामदी फ्यूल की मिकदार के बराबर बिजली भी पैदा नहीं की जा रही। इसके साथ साथ ही हुकूमत से सब्सिडीज़ और मेंटेनेंस के नाम पर भी बड़ी कीमतें वसूल की जा रही है। IPPs वाला जो ये मामला है फोरेंसिक ऑडिट से भी गुरेज किया गया। हालांकि हुकूमत ने इनकी जो इंश्योरेंस है, इब्तदाई अखराजात है, उस पर भी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन इस सूरत हाल के बायस हुकूमत को दीगर अहम शोबे में सरमायाकारी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इसका सारा बोझ जो है वो एट द एंड ऑफ द डे अवाम पर डाला जा रहा है। और अब कुछ कंपनीज जो हैं जी कीमतें कम करने के लिए मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात असूली होंगे। इसी हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और जब हम बात करें IPPs के मामले को तो इस पर बहुत सारे जो कह लें इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं और उनकी जानिब से भी जो कह लें एक प्रेशर डाला जा रहा है। डॉक्टर खालिद वलीद फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो IPPs का मामला है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें और ये जो अब मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं जिस पे हुकूमत ने 5 जो कंपनीज़ है उसके हवाले से भी मैंने यहाँ पे कोट किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं कितना पॉसिबल है कि ये किसी नताइज तक पहुँचेंगे मुज़ाकरात। देखिए इसके नताइज तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि हम रास्ते में छोड़ देते हैं किसी भी एक इनिशिएटिव को। अगर ये इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो इसको इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए कि ये आपके प्रोसेस का हिस्सा बने, एक लीगल प्रोसेस का, आपके इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस का हिस्सा बने, ताकि ये लॉन्ग टर्म भी रहे, सस्टेनेबल भी रहे, दरमियान में रुक ना जाए। अगर आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझा दूँ इसमें, तो 2007-2008 पे जब लोड शेडिंग का क्राइसिस था, उस टाइम पे टेररिज्म था, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बड़ा डिग्रेड था पाकिस्तान में, तो ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट्स इन कंपनीज़ के साथ साइन किए गए और इन्होंने हमें लोड शेडिंग से छुटकारा दिलवाया। लेकिन वो एग्रीमेंट इस तरह के थे, लॉन्ग टर्म थे, डॉलर्स के साथ इंडेक्स थे, इंटरेस्ट रेट के साथ इंडेक्स थे, उसके साथ मईशत का चलना और ग्रो करना बड़ा ज़रूरी था, जो कि उसके साथ ना चल सकी। और अब हम IPPs के कैपेसिटी चार्जेस के ट्रैप पे फंस चुके हैं। अब IPPs के मालिकान को भी, गवर्नमेंट को भी एक टेबल पे बैठ के ये समझना होगा कि अगर इसी तरह से कंज्यूमर्स पे प्रेशर रहा तो मुल्क की एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ सकेगी। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो गई है कंज्यूमर्स की, तो हमें जो है वो एक पॉजिटिव साइकिल को चलाने की ज़रूरत है। उसमें ट्रस्ट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। ट्रस्ट के लिए भी आपको एक रेगुलर ऑडिट्स के साथ इन IPPs के डिपेंडेबल कैपेसिटी की ऑडिट होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो ये कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं एटलीस्ट ये जस्टिफाइबल हो सके कंज्यूमर्स की नज़र में, और हम जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और लीगलाइज्ड वे में एनर्जी सेक्टर को आगे लेके जा सके। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट को ये समझने की है कि इंडस्ट्रियल डिमांड को वापस नेशनल ग्रिड पे लेके आएँ, ताकि आप जो है वो प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ जा सके। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग के साथ चला जाए। ये जो आपकी कभी कभी ओवर इनवाइसिंग हो जाती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो इसकी नोयत को समझते हुए, डिजिटलाइजेशन को देखते हुए एक इंसेंटिव और कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मिक्सचर होके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अच्छा, आपने ये जो डॉक्टर साहब तरीका बताया है, ज़ाहिर है हुकूमत ने अगर इस हवाले से बात का आगाज़ किया है, पहले तो अव्वल बात यह है कि हम बात भी नहीं कर रहे थे IPPs को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसको हम इतने सालों से जिस पे अदायगियाँ करते आ रहे हैं, और वही बात है कि इसका जो बर्डन है वो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। अब ये मामला अगर टेकअप किया है हुकूमत ने और बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज भी दिया है इन कंपनीज़ को, आपको लगता है कि ज़ाहिर है इतने सालों से जब एक चीज़ चली आ रही है उसको एकदम से स्विच करना या उसको ख़त्म करने के हवाले से बात करना या उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना, क्या मानेंगे ये मालिकान? देखिए, पब्लिक पॉलिसी की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो रूल वर्सेस डिस्क्रेशन या जो पॉपुलर डिसीजंस होते हैं वो कभी कभी आपको उस लैब में बहा के ले जाते हैं।
तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को देख रहे होते हैं। हमें साथ में ये भी बैलेंस आउट करना है कि अगर एकदम से आप पॉपुलर डिसीजंस करते हैं और इन आईपीपीज़ पे कदगन लगती है या इन आईपीपीज़ पे जो है वो आप एग्रीमेंट्स को यूनिलैटरली जो है वो निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, फोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। एक डूएबल ऑप्शन यही हो सकता है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, लीगलाइज करें, दोनों पार्टीज़ का कंसेंसस हो, दोनों पार्टीज़ का कॉन्फिडेंस डेवलप हो इस चीज़ पे, और फिर इस चीज़ को परस्यू किया जाए। क्योंकि आपने ये एग्रीमेंट साइन किए में ये कोई 20, 30, 40 साल के हैं, तो हमें बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो नई कैपेसिटी ऐड करना शुरू कर दे और फोकस उस पर रखे, अभी गवर्नमेंट को बैठ के एक टारगेटेड अप्रोच के साथ ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी लगी है इसी को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में ट्रांसमिशन सिस्टम पे, ताकि मुल्क में एक प्रोडक्टिव डिमांड जनरेट हो सके। और दूसरी साइड पे ये जो आपके आईपीपीज़ हैं इनके मालिकान को भी मुल्क का जो इकोनॉमिक मुफाद है उसको देखते हुए, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, आईपीपीज़ की भी जो पेमेंट्स गवर्नमेंट के पास रुकी हुई हैं, पर्टिकुलरली जो चाइनीज़ आईपीपीज़ हैं, जो कोल पावर प्लांट्स, इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स, उसकी भी जो पेमेंट्स हैं वो भी मुल्क की मईशत के साथ जुड़ी हैं। तो विन विन सिचुएशन को जो ढूंढने के लिए हमें एक लीगलाइज्ड, लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल, परसिस्टेंट पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना होगा। और पॉलिसी मेकिंग के लिए डॉक्टर साहब इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लेकर आना भी इटसेल्फ एक हुकूमत के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से बात की कि विन विन सिचुएशन में लेकर आना, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये बिजली वाला मामला है और इसका बर्डन डायरेक्टली आवाम के ऊपर है, ऐसे में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन या आपस में इत्तेफाक राय होना भी इटसेल्फ बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करनी है तो फिर इसमें हम किसी कॉम्प्लिकेशन के मुर्तकिब नहीं हो सकते कि हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने कहा 20-20, 40-40 साल के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको ख़त्म करना या इनको जो रिवाइव करना है, कुछ भी करना, ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है और इसके लिए टीम भी बड़ी स्ट्रांग चाहिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो पाकिस्तान का डिलेमा है एनर्जी सेक्टर में वो ये है कि आपने टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए हुए हैं कि अगर आप बिजली आपको ज़रूरत नहीं भी है तब भी आपने पे करना है। तो गवर्नमेंट ने इस टेक एंड पे को टेक और पे में जो है वो कन्वर्ट करना है इन एग्रीमेंट्स को, और ये जब तक आप टेबल पे कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ बिठाएंगे नहीं आईपीपी मालिकान को, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें जो मेरी सजेशन होगी, जो मेरी ओपिनियन होगी, वो ये होगी कि गवर्नमेंट एक कोऑर्डिनेटर का रोल अदा करे, फैसिलिटेटर का रोल अदा करे और अपना फुटप्रिंट जो है वो एनर्जी सेक्टर से निकाल ले, ताकि कंपटीशन जो है वो फ़रोग दिया जा सके। जब आईपीपीज़ आपस में compete कर रहे होंगे तो दे वुड बी प्रोवाइडिंग मोर क्वालिटी, मोर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, मोर चीपर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से गवर्नमेंट को जो है वो अपने लॉन्ग टर्म होराइजन को देखते हुए करना है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हम करते हैं ये शायद पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं होंगे। और दूसरा, हमें थोड़ा सा कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डिस्कोर्स डेवलप किया जा रहा है मीडिया में और जनरल पब्लिक पे, वो ये कि गवर्नमेंट कोई एक ड्रास्टिक जो है वो स्टेप लेने जा रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बड़ा नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, कोई ऐसा मैजिकल सोल्यूशन ओवरनाइट नहीं हो सकता इसमें जिसकी वजह से प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप राइट डायरेक्शन में हमें जो बेबी स्टेप्स होते हैं वो लेने होंगे ताकि हम जो है वो अपनी डायरेक्शन को ठीक रख सके। लेकिन अगर हम एकदम से डेविएट करके किसी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो वही होगा कि हम लॉन्ग टर्म में सफ़र कर रहे होंगे। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि हम डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस का सहारा लेते हैं और उसका इम्पैक्ट हमने देखा है मुख्तलिफ शक्लों में। इकॉनमी जिस तरह से हमारी अनस्टेबल रही है इस सारे अरसे में, और वो जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, जब भी कोई हुकूमत या जब भी कोई ऐसी
चीज़ होती है। हम सिर्फ उस वक्त वक्ती तौर पे रिलीफ देने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है या उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो उस पर फोकस नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, अगर ये चीज़ें जो कह लें मॉडरेशन के साथ हल हो जाती हैं, तो इसका जो आवाम के ऊपर हम ऑलरेडी इतने सालों से जो बर्डन देख रहे हैं IPPs का, इसमें क्या बेहतरी आएगी जी? आवाम के लिए किस हद तक आसानी होगी अगर चीज़ें बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती हैं? तो देखिए, हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग पे फोकस रहा है, फिस्ट फाइटिंग हम जो है वो करते रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। अभी भी अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जो अभी एक सोल्यूशन जो है वो बना के पोर्ट्रे किया जा रहा है इस क्राइसिस का, वो ये है कि इंपोर्टेड कोल प्लांट्स को थर्ड कोल पे शिफ्ट कर दें। उससे शायद आपको एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की वजह से आपकी ट्रेड अब लो कार्बन इंटेंसिव फ्यूल्स की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान की ट्रेड उससे मुतासिर होगी अगले 5 से 10 सालों में। तो पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जो है वो इस चीज़ को प्लान करना होगा कि शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हुए आवाम को कहीं लॉन्ग टर्म में आप जो है वो आपका इकोनॉमी जो है वो या ट्रेड आपकी सफ़र ना करना शुरू कर दे। तो वे फॉरवर्ड पाकिस्तान का इस टाइम पे यही हो सकता है कि अवाम का एतमाद इस सेक्टर पे बहाल करते हुए एक साइड पे तो रूफटॉप सोलर को इनकरेज किया जाए ताकि लोगों के बिल्स कम हो सके, इन ब्लैंकेट सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए, और दूसरी साइड पे रिन्यूएबल एनर्जी को अर्ली फॉसल फ्यूल रिटायरमेंट प्लान को सामने लेके आया जाए ताकि मुल्क में एक जो है वो होलिस्टिक होल ऑफ सोसाइटी होल ऑफ सेक्टर अप्रोच के साथ चला जा सके। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, IPPs के मामले के ऊपर बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम जो समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए इशारों की ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए हर साल 23 सितंबर को इशारों की ज़बान का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि इशारों की ज़बान को फ़रोग़ दिया जा सके। WHO के मुताबिक जी इस वक्त दुनिया में 466 मिलियन अफराद जो है समाज से महरूम है, जिनमें से 34 मिलियन बच्चों की तादाद है और ज़्यादातर जो कह लें कम आमदनी वाले ममालिक के अंदर रहते हैं। अब पाकिस्तान में जो इशारों की ज़बान को सीखना है और इसको एक सिखाना एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि इशारों की ज़बान सिखाने के लिए बहुत कम प्रोफेशनल टीचर्स मौजूद हैं, और दूसरी बात ये कि जो लोग इस समाज से महरूम होते हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बाकायदा तौर पर किसी इदारे के अंदर जाकर इसको सीख सके। आज हम जिस तरह से इशारों के आलमी ज़बान के हवाले से बात कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और आप मेरी TV स्क्रीन पर भी देख रहे हैं हमारे साथ एक प्रोफेशनल मौजूद है। जो मैं बोल रही हूँ वो जो साइन लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर रही हैं। हमारे साथ शाजिया अनवर साहिबा मौजूद हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट है साइन लैंग्वेज की, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आई होप मैंने बहुत तेज़ नहीं बोला। नहीं बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है ये आज का दिन साइन लैंग्वेज के फ़रोग़ के लिए इट्सेल्फ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हम देख रहे हैं जिस तरह से मैंने नंबर्स भी शेयर किए, एक बहुत बड़ी तादाद है और पाकिस्तान में भी एक ह्यूज नंबर मौजूद है। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान के अंदर जो साइन लैंग्वेज है इसको लेकर, चूँकि आप ख़ुद भी UNT में पढ़ा रही हैं, कितना ज़्यादा जो कह लें इनकरेज किया जा रहा है विद टाइम लोगों को कि वो सीखे भी और प्रोफेशनल टीचर्स इसको सिखाएं भी? अब अगर मैं एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे काम बताऊं तो अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि साइन लैंग्वेज के ऊपर काम कर रही हैं। पेरेंट्स टीचर्स प्रोग्राम चल रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जॉब प्लेसमेंट के ऊपर काम हो रहा है, इनकी सोशलाइजेशन, इनकी मोबिलिटी, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान। चलें, ये तो एक अच्छी और खुशाइन बात है, क्योंकि जाहिर है। अच्छा, मैंने भी इंट्रो में भी शाजिया साहिबा कहा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, मैंने जब पहले ऑब्ज़र्व किया, अब तो आप कह रही हैं बेहतर काम हो रहा है, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स की भी कमी है। और जिस तरह से हमने ये बात की कि जो लोग इस समाज से महरूम भी हैं,
उनके लिए भी किसी इदारे में जाके बाकायदा तरबियत लेना और उसके लिए वसाइल का होना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ में बहुत सारे पेरेंट्स को अभी तक अवेयरनेस नहीं है। इवन कि अभी अगर उनके यहाँ कोई बच्चा जो कि विद डिसेबिलिटी उसकी बर्थ होती है तो पेरेंट्स जो है 5, 6, 7 ईयर्स तक उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाते। उन्हें ये लगता है कि इट्स ओके, फैमिली के अंदर इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, उन्होंने भी बहुत लेट बोलना शुरू किया था, वेट करते हैं। और उस वेट के चक्कर में उस बच्चे की जो अर्ली एज है जहाँ पे उसकी असेसमेंट्स होनी चाहिए, वो जो टाइम जो है ना वो वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो ये अभी भी जो इनके कह लें बैरियर्स हैं वो एग्जिस्ट अभी भी करते हैं। बट इसके साथ साथ में जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है। अब पेरेंट्स को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में पेरेंट्स को वॉलंटियरली जो है कॉल की जाती है ताकि पेरेंट्स जो बच्चे का जो 3-4 इयर्स का टाइम जो कि उसका घर में स्पेंड होता है, तो पेरेंट्स को एटलीस्ट उनको इतनी अवेयरनेस हो कि बच्चे की जब बर्थ होती है तो उन्होंने उसकी असेसमेंट कैसे करवानी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अर्ली असेसमेंट ना होना है, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और फिर लेटर एज में जाके बच्चे का असेस ना होने की वजह से जो चैलेंजेस रहते हैं। और फिर शाजिदा साहिबा, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी, ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है, फिर इर्द गिर्द वाले पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उसके सिबलिंग्स भी हैं। ये पूरा घर एक फेज से गुजरता है अगर कोई भी असेसमेंट अर्ली नहीं होती है। तो ऐसे में ये जो साइन लैंग्वेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया, आपने कहा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, क्या पेरेंट्स और घर वालों की काउंसलिंग या अवेयरनेस के लिए भी काम हो रहा है? ऑब्वियसली इसके ऊपर हो रहा है काम अब। और मैं खुद भी एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जब मैंने इस कम्युनिटी के साथ इनको डील करना शुरू किया तो मैंने बहुत डीपली जाके इनके जो चैलेंजेस हैं ना उन्हें फेस कैसे करते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं ये, तो वो मैंने जब ऑब्ज़र्व किया तो मुझे लगा, जबकि एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैं अपनी इस फील्ड में बाय इंटरेस्ट आई हूँ। अच्छा, वाह। मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली के अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये समझते हैं कि शायद, और जो आपका पहले क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ पे इतने प्रोफेशनल्स नहीं हैं, उनकी बहुत कमी है, वो ऐसे ही है क्योंकि पेरेंट्स जिनके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उन्हें लगता है कि इसको एजुकेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर में हमारे लिए जो है ना ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, रादर दैन कि एक जो उसका सिबलिंग में जो हेयरिंग है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर मैंने जब ये चीज़ें देखी, मुझे लगा मैंने अपनी फील्ड जो थी जिसमें एक्चुअली मैं थी उसे मैंने जो है ना वहाँ से कट ऑफ किया और फिर मैं दोबारा इस फील्ड में आई जस्ट इसके लिए कि मैं इनका वो जो एक बैरियर है कम्युनिकेशन का, वो उसमें मैं अपना कोई रोल प्ले कर सकूँ। वाह, ये बड़ी एक इंस्पिरेशनल बात है, जाहिर है खुद से, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा केस है या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है या एक्सपीरियंस किया है तभी आप इस चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी आपने चैलेंजेस का जिक्र किया और आपने कहा कि आपने जब इनके साथ एसोसिएटेड हुई तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस को ऑब्जर्व किया। क्या चैलेंजेस है, क्योंकि आप पढ़ाती भी हैं, आप समझती भी हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो है फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है स्टिल अभी तक। इतनी अवेयरनेस भी स्प्रेड हो चुकी है तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है जितना भी काउंसिल कर लें और एट द एंड वो कहते हैं कि चूँकि एडमिशन रेशो जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इतना काउंसिल किया जाता है कि आएँ आप बच्चों को एडमिट करवाएं, अभी भी लेस देन 2% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हम सिर्फ वो बच्चों के लेवल को देखें, ठीक है, तो उसके अंदर जो पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारी मदर्स हैं वो कहती हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मेरा बच्चा तो है ही नहीं डिसेबिलिटी के साथ, देखिएगा आफ्टर 1 ईयर 2 इयर्स ये देखिएगा बोलना है, लेट सुनता है, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद हमारी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। जैसे मैं UMT में होती हूँ, वहाँ पे एडल्ट्स को डील करती हूँ, मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट शायद मैंने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं देखा।
और उसमें मैंने देखा है कि हमारे स्टूडेंट जब भी ग्राउंड में होते हैं, किसी भी एक्टिविटी में होते हैं, उन्हें वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जैसे एक हेयरिंग पर्सन है, स्पोर्ट्स में जाता है, वो जिम ज्वाइन करता है, किसी भी क्लब को ज्वाइन करता है, तो वैसे भी इनका मेरिट भी वैसा ही है। कोई भी वहाँ पे बुली नहीं करते। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो 2 बच्चों से स्टार्ट होने वाला इंस्टीट्यूट था, अब माशाल्लाह से हमारे पास 70-80 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एवरी ईयर एडमिशन में एनरोल होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो वर्थ नहीं है जो एक हेयरिंग पर्सन की होती है। तो इनका समझ लें कि जो जहाँ पे उनका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज उनकी लाइफ में, उनकी ग्रोथ के अंदर यही फेस करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाजी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हैं, पढ़ाती भी हैं, और आज साइन लैंग्वेज का आलमी दिन है, हमने सोचा इस हवाले से बात की जाए। मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आज हम आईसाइट के हवाले से आपकी नज़र अच्छी और ठीक होना कितना ज़रूरी है, आप उन लोगों से पूछें जिनकी नज़र ख़राब है, बचपन से वो ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह के उनको इश्यूज़ हैं। आजकल जी बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर तो ज़ाहिर अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है, नज़र के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और क्या वजह है कि ये इतना ज़्यादा विद टाइम चीज़ें बढ़ रही हैं आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर। आज हमारे साथ डॉक्टर रायान जाकिर मौजूद है, कंसल्टेंट आई सर्जन हैं और लेज़र आई स्पेशलिस्ट हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रायान, कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. डॉक्टर रायान, सबसे पहले तो हम आई रिलेटेड इशू या आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करें। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ओके, सो जो सबसे कॉमन चीज़ है इस वक्त जो हमें सोसाइटी में मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव एरर, यानी जिसकी वजह से लोग ऐनक पहनते हैं, नज़र का कमज़ोर होना। और इस वक्त पाकिस्तान में 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मायोपिक, यानी 35% पॉपुलेशन में नज़र की कमज़ोरी है, जो कि अगर आप देखें हर तीसरे बंदे में से एक बंदा ऐनक पहनने की, हाँ एग्जैक्टली, उसको ज़रूरत होगी। ये बहुत बड़ा नंबर है, और इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें से एक जेनेटिक्स है कि कुछ हमारी पाकिस्तान, इंडिया एंड द सब कॉन्टिनेंट एरिया में जेनेटिक्स में ही देयर इज़ अ लॉट ऑफ मायोपिया। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि नियर स्क्रीन्स का, टैबलेट्स का यूज़ करना, नियर वर्क का करना, बच्चों का लॉन्ग आवर्स स्टडी करना, इन चीज़ों में भी देयर आर फैक्टर्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं दैट कैन कॉज रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो ये भी एक वजह होती है, एक वजह होती है। अच्छा, अब इसका अर्ली डायग्नोस बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं होता है, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, ब्लैक बोर्ड नहीं देख रहा या वाइट बोर्ड नहीं देख रहा, उसको रियलाइजेशन नहीं होती कि अच्छा ये मसला है। तो ये पेरेंट्स के लिए कितना विजिलेंट होना ज़रूरी है कि बच्चे का अर्ली एज में असेसमेंट होनी चाहिए कि उसको आई साइट का कोई इशू तो नहीं है? हाँ, परफेक्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर चाइल्डहुड में यानी 8 ईयर्स की एज से पहले अगर किसी का ये नज़र की कमज़ोरी मिस हो जाती है तो वो पूरी लाइफ के लिए कमज़ोर रह सकती है। इसको हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं या लेजी आई कहते हैं। तो इसको मिस करना इट्स नेग्लिजेंस, और इसको पिक करने के लिए सबसे कॉमन, जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने बच्चे के टीचर्स के साथ इन टच रहें। अगर बच्चा हमेशा आगे जाके बैठता है, उसको पीछे बैठ के क्लास का बोर्ड नहीं नज़र आ रहा, उसको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो डेफिनेटली उसको जाके चेकअप कराना चाहिए फ्रॉम एनी क्वालिफाइड डॉक्टर। एज होती है फॉर गेटिंग अ चेक, यानी अच्छा इसमें तो देखें, पहले तो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद एक दफ़ा स्क्रीनिंग होती है, दैट इज़ के पैदाइशी तौर पर कोई आँख में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई हेरेडिटरी फंडस डिस्ट्रोफी तो नहीं है, उन चीज़ों के लिए एक दफ़ा चेकिंग होती है। रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि पैदाइशी तौर पर होती हैं। उसके बाद जो कॉमन आप कह रहे हैं कि नज़र की कमज़ोरी है या ऐनक जिसके लिए हम पहनाते हैं, वो अप टू 8 ईयर्स, मतलब आप एवरी ईयर एक दफ़ा जाके बच्चे को चेक करवा लेना चाहिए। अप टू 8 ईयर्स, या बिकॉज उसके बाद ये होता है कि वी मिस दैट चांस कि अगर 8 ईयर से पहले हम पिक कर लेते हैं तो स्पेशली लेजी आई या इस तरह की कंडीशंस को हम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर रायान, मैंने बचपन से सुना है, चूँकि मैं भी आई साइट का इस्तेमाल करती थी, अभी मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे छुटकारा लिया है, लेकिन जब भी हम ग्लासेस का इस्तेमाल करते थे तो हमें कहा जाता था कि आपने पहन के रखनी है, आप नहीं पहनेंगे तो आपकी आई साइट और ज़्यादा वीक हो जाएगी। क्या ये वाकई विद एज ग्रेजुअली आपकी आई साइट वीक होती है या ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है? हाँ, नहीं, कुछ हद तक ठीक है बात। उसमें बेसिकली ये होता है कि
अगर एक बच्चे को एनक की ज़रूरत है और वो नहीं पहनेगा, सो उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ही विल डेवलप स्ट्रेन, हेडेक्स होंगी, उसके लिए उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है अप अंटिल द एज ऑफ 18 उसकी आई पूरी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, तो जैसे आई का ग्रोथ होती है तो उसका नंबर भी बढ़ता है। तो इसलिए नंबर का बढ़ना कोई इतनी परेशान कुन बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन उसी के साथ साथ उसके नंबर करेक्ट होना और उसकी अप्रोप्रिएट ग्लासेस या अप्रोप्रिएट करेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ लेज़िक में है, लेज़िक सर्जरीज में भी हम बात कर रहे हैं, मैंने खुद लेज़र सर्जरी कराई है और डॉक्टर आयान वॉज माई डॉक्टर। डॉक्टर आयान पे बहुत सारे लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं, आई वॉज वन ऑफ देम। आपके पास जब आई थी मुझे यही आइडिया था कि मैं ये जो सर्जरी कराऊंगी इससे क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, क्या ये कितना अरसा रहेगी और इसका क्या जो एक हो ना प्रोसेस कितना मुश्किल है। थोड़ा सा लेज़र सर्जरी को या लेज़िक सर्जरी जिसको हम कहते हैं इसमें डिफरेंस भी बता दें और क्या है। ओके, सो लेसिक स्टैंड्स, इट्स एन अब्रीविएशन, स्टैंड्स फॉर लेज़र असिस्टेड इन साइटू केराटोमैलिसिस। ये 1970s में डेवलप हुई थी और 1995 में द FDA ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो एक अथॉरिटी यानी रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया था टू बी कम्प्लीटली सेफ पेशेंट्स के लिए। यानी अब ये था कि पूरी दुनिया में इसको सेफली किया जा सकता है और इस वक्त इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत हम एक एक्सटेंसिव वर्कअप यानी हम चेकअप करते हैं, हर कोई इसी की लेज़र नहीं हो सकती। इसमें जिस तरह आपका हुआ था कि वी डिड, पहले आपके आई की चेकअप हुआ, रेटिना देखा, फिर एक स्कैन हुआ, जब सारे पैरामीटर्स आपके नॉर्मल थे तो फिर हमने कहा कि आपका अब सेफली हम कर सकते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, आंख का कोई भी प्रोसीजर होगा हमेशा हर कोई डरता है, नोबडी वांट्स कि अपनी आंख के करीब कोई भी चीज़ हो, बहुत एक फोबिया होता है, एक डर होता है बंदे को। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन हंड्रेड्स थाउजेंड्स बल्कि ऑफ दीज प्रोसीजर्स, और उसमें यह है कि आप देखें कि एक बंदे की अगर फॉर एग्जांपल टांग का मसला है तो वो एक वॉकिंग स्टिक लेके फिरता है, तो जब आपकी आई का एक हाई नंबर होगा तो आप ग्लासेस आर बेसिकली हैंडीकैप्ड, एक आपको एक एड मिला हुआ है। एग्जैक्टली, ये तो एक हासिल है पूरी, हर वक्त उस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दुनिया को सही क्लियर देख नहीं सकते। तो ये लेज़र करवाने का फ़ायदा ये है कि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम परमानेंट ट्रीटमेंट जहाँ पे सेफली किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी की हम करें, वी ओनली डू इट जहाँ पे सेफली हो सकती है। तो अगर एक बंदा सूटेबल कैंडिडेट है एंड ही गेट्स इट डन तो फिर ऑब्वियसली उसकी लाइफ चेंजिंग एक ये प्रोसीजर होता है। एंड व्हाट्स द आइडियल एज? सो आइडियल एज इज अराउंड 18 एंड अबव। ओके, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो बच्चे का नंबर है वो स्टेबल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का नंबर चेंज तो नहीं हो रहा। वंस द नंबर इज स्टेबल, यूजुअली 18 के बाद आई की ग्रोथ रुक जाती है और नंबर स्टेबल हो जाता है। सो दैट इज द कॉमन एज, बट इट माइट बी हायर, इट माइट बी 19-20 डिपेंडिंग के नंबर स्टेबल हो चुका हो। अच्छा, इसकी अब जाहिर है मैंने करा लिया, अब इसकी क्या ये लाइफ टाइम होता है? और विद टाइम आपने जैसे भी बात भी की कि हमारी जो करीब की नज़र होती है वो विद एज खराब होती ही होती है, क्या वो भी इसमें केटर होती है? नहीं, वो होगी लेकिन ये दूर की आई साइड। ऑलराइट, सो बिल्कुल दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अब ये जो हम करेक्ट करते हैं ये आपकी दूर की विजन है, यानी दूर की ऐनक उतर जाती है। 40 की एज के बाद एक और चीज़ शुरू होती है व्हिच इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आंख के मसल्स होते हैं उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती जो एक यंग बंदे में होती है। 40 स्टिल यंग, बट यू नो उसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी वो कम हो जाती है, तो आपको नज़दीक की रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। सो दिस लेजर डजंट कवर दैट। ये हम पेशेंट्स को बता भी देते हैं कि आपको लाइक ऑल अदर पीपल, हर किसी की तरह आपको भी नज़दीकी ऐनक पढ़ने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए भी अब फर्दर रिसर्च हो रही है, प्रेस बियॉन्ड, अदर ट्रीटमेंट्स आर कमिंग आउट, लेकिन अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं है। दिस इज एन एस्टैब्लिश सेफ ट्रीटमेंट जिसकी पूरी लाइफ टाइम परमानेंट रिजल्ट्स हैं। जो आपका पहला सवाल था कि अगर एक दफ़ा करवा लें तो यस, ये पूरी लाइफ के लिए परमानेंट है। यू आर सॉर्टेड एंड ट्रस्ट मी, जब आपकी ग्लासेस उतरती हैं आपको दुनिया इतनी रोशन लगती है, बिकॉज लेंजेस का इस्तेमाल डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग ये करते मैं यहाँ हैं। पे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेंशन के कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ना, दे कैन बी वेरी डैमेजिंग। कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर अच्छी क्वालिटी खासतौर पे ना हो तो आपकी आंखों को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने यूज़ करने हैं दे शुड गो फॉर सम कोई अच्छी ब्रांड, अच्छी कंपनी के हो, बट मैं जनरली अपने पेशेंट्स को मना करता हूँ क्योंकि हमारे पास बड़े कॉमनली बच्चे आए होते हैं, यंग पीपल हु हैव डैमेज देयर आइज, अपनी आंखों को इतना बुरा डैमेज किया होता है कॉन्टैक्ट लेंस, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर की वजह से, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। जिनकी मजबूरी है वो तो लगा लें, लेकिन जिनकी नहीं है उनको वैसे मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए। बेहतर ये कि अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिन बच्चों की आईसाइट वीक है, ज़ाहिर है पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं, बट टाइम एक चीज़ बड़ी है,
क्या इसको स्टॉप करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, ओके। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हर पेशेंट को जब भी हम लेके चलते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, यानी आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे इसमें कुछ प्रिवेंशन यानी इससे बचाया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, अगर वो मोबाइल पे या टैबलेट्स पे या लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा दिन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो फार स्क्रीन्स हैं, मसलन अगर टीवी पड़ा हुआ है, दैट इज़ वो बेहतर है बनस्बतन इस पे कि मोबाइल पे लगा के यूट्यूब पे या जिस तरह भी वो बैठ के ना कार्टून्स देखते रहें, क्योंकि जो नज़दीक स्क्रीन होती है ना वो आपकी आई की ग्रोथ को फर्दर स्टिमुलेट करती है, उससे नंबर आपका बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए एक तो पहली चीज़ ये है कि अपना स्क्रीन टाइम, फिर दूसरा ये है कि बच्चों का, क्योंकि आजकल इतना कंपेरेटिव दौर है कि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर ट्यूशन्स पे भी जा रहे हैं, देयर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स स्टडीइंग, तो उस पर भी ब्रेक्स लेके पढ़ाई की जाए और साथ साथ आवर्स के भी कुछ लिमिटेशन। ठीक है। अच्छा, इन द एंड डॉक्टर साहब कुछ भी हमारे प्लेटफॉर्म से आप मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को, बच्चों को, किसी को भी, कि अगर आपने ये आप समझते हैं कि आँखों को जो सेहत है वो अच्छी होनी चाहिए तो क्या किया जाए? बिल्कुल, इसमें यही है कि ऑब्वियसली सबसे पहले ये है कि फ्रॉम चाइल्डहुड बच्चों की एक अच्छी विजिलेंस यानी एक तरह अच्छी नज़र पे आप उनकी आई साइट के ऊपर ख्याल करना चाहिए। अगर आपको बच्चे का टीचर या कहीं से भी पता चलता है कि इसको कुछ मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके चेकअप करवाएं, ठीक है ना, और इसकी अगर एनए की ज़रूरत है तो एक बचपन से ही उसकी ट्रीटमेंट कराई जाए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रायान, बहुत शुक्रिया। लेज़र आई वर्ल्ड जी, डॉक्टर रायान यहाँ पे कंसल्टेशन हम इनसे ले सकते हैं, और वैसे भी लेज़र आई कराना भी इटसेल्फ सेफ है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। आप अर्ली एज से अपने बच्चों की आईसाइट को प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करें, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स अभी डॉक्टर रायान ने बताए भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।